तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कौशल वर्मा और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए ट्रैवल व्लॉग में। आज हम निकल रहे हैं दिल्ली से अहमदाबाद और फिर अहमदाबाद से सानंद, क्योंकि नेस्ले में हमारा कुछ दिनों का ऑफिशियल वर्क है। तो अगले कुछ दिन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं। सुबह सुबह उठकर बैग पैक कर लिया है, ब्रेकफास्ट भी हो चुका है और इस बार एक बहुत ज़रूरी चीज़ पहले ही रख ली है, स्पोर्ट्स शूज़। तो भाई इस बार अपने स्पोर्ट्स शूज़ ले लिए हैं, पिछली बार भूल गए थे जिसकी वजह से जिम जाने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। इस बार स्पोर्ट्स शूज़ रख लिए हैं। बाकी घर में अभी भी सफाई वफाई चल रही है और हमारी कैब भी आ चुकी है। अब निकलते हैं सीधे दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 3 की तरफ। रास्ते में एक छोटा सा पिट स्टॉप भी किया और CNG भरवा ली। वैसे आज का मौसम भी कमाल का था। जनवरी का महीना, लगभग 13-14 जनवरी का समय है और भाई इतना डेंस फॉग था कि कुछ मीटर आगे तक देखना मुश्किल हो रहा था। लेकिन आज हम एक नए रूट से जा रहे थे, UER2 एक्सप्रेसवे। ये नया एक्सप्रेसवे द्वारका और एयरपोर्ट को कनेक्ट करता है और ऑनेस्टली दिल्ली के सबसे मॉडर्न रोड्स में से एक लगता है। चौड़ी सड़कें, कम ट्रैफिक और एकदम स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस। इसी रूट पर एक लंबी टनल भी पड़ती है और यार टनल के अंदर जो आर्ट वर्क बना हुआ है ना, वो देखने लायक है। भारत के अलग अलग राज्यों की संस्कृति, मॉन्यूमेंट्स, ट्रेडिशंस और फेमस लैंडमार्क्स को आर्ट वर्क के जरिए दिखाया गया है। मैंने वीडियो तो बनाई थी, लेकिन गाड़ी की स्पीड ज़्यादा होने की वजह से शायद उतनी क्लैरिटी नहीं आ रही होगी। लेकिन अगर कभी आप इस रूट से जाएं तो इस टनल को मिस मत करना। टनल से बाहर निकलते ही धीरे धीरे एयरपोर्ट जोन शुरू हो जाता है। रास्ते में एटसेट्रा की बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई देती है और सच बताऊं, ऊपर बैठकर काम करने वालों का व्यू कितना शानदार होगा, इसकी सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। आगे एक फाइटर एयरक्राफ्ट भी डिस्प्ले पर दिखाई देता है और फिर आखिरकार हम पहुंच जाते हैं दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 3। अब अगर टर्मिनल 3 की बात करें तो ये सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट टर्मिनल्स में से एक माना जाता है। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों तरह की फ़्लाइट्स यहाँ से ऑपरेट होती हैं और हर दिन हज़ारों यात्री यहाँ से सफ़र करते हैं। एयरपोर्ट के बाहर आपको विशाल हाथी की प्रतिमा दिखाई देगी, जो टर्मिनल 3 की पहचान बन चुकी है। हमने डिजी यात्रा पहले से एक्टिवेट कर रखी थी, इसलिए एंट्री प्रोसेस काफ़ी स्मूथ रहा। हालांकि सच कहूँ तो टाइम सेविंग उतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन टेक्नोलॉजी का एक्सपीरियंस अच्छा लगता है। अंदर पहुंचकर सबसे पहले बोर्डिंग गेट चेक किया और फिर निकल पड़े अपने गेट की तरफ। अब सुबह सुबह का समय था, फॉग भी धीरे धीरे हट चुका था, धूप निकल आई थी और भूख भी लगने लगी थी। तो भाई पहुंच गए एयरपोर्ट के फूड कोर्ट में और KFC से एक बर्गर ले लिया। वैसे घर से सिर्फ पपीता खाकर निकले थे, इसलिए पेट ने भी कहा बॉस अब कुछ सॉलिड खाना चाहिए। फूड कोर्ट से बाहर प्लेन्स का शानदार व्यू दिखाई दे रहा था। एयरपोर्ट पर खड़े एयरक्राफ्ट देखकर हमेशा ऐसा लगता है कि हर प्लेन अपने साथ हज़ारों कहानियां लेकर उड़ रहा है। टर्मिनल 3 के अंदर घूमते हुए एक इंटरेस्टिंग इंस्टॉलेशन भी दिखाई दिया, जिसमें अलग अलग एक्सरसाइजेस और योगा पोस्चर्स को आर्टिस्टिक तरीके से दिखाया गया था। एयरपोर्ट अथॉरिटी अब एयरपोर्ट्स को सिर्फ ट्रैवल हब्स नहीं बल्कि एक्सपीरियंस सेंटर्स बनाने की कोशिश कर रही है और ये चीज़ यहाँ साफ दिखाई देती है। एक और नई चीज़ जो यहाँ लगी है वो है छोटा सा इंडोर फिश टैंक और ग्रीनरी सेक्शन। छोटी छोटी कलरफुल फिशेस और आसपास हरियाली देखकर काफ़ी रिफ्रेशिंग फील आती है। खासकर अगर आपके साथ बच्चे हों तो उन्हें यह जगह काफ़ी पसंद आएगी। एयरपोर्ट पर मेंटेनेंस का काम भी लगातार चलता रहता है। कहीं ग्लास क्लीनिंग चल रही थी, कहीं वाटर स्टेशंस की सर्विसिंग और कहीं रूटीन मेंटेनेंस। यही वजह है कि इतना बड़ा एयरपोर्ट हमेशा साफ सुथरा और व्यवस्थित दिखाई देता है। अब हमारी फ़्लाइट में अभी काफ़ी समय बाकी था, तो हम पहुंच गए गेट 43, एम्पायर 44 और 45 के सामने लगी रिक्लाइनिंग सीट्स पर। अगर आप टर्मिनल 3 से ट्रैवल करते हैं तो ये एक हिडन जेम है। यहाँ आराम से लेट सकते हैं, थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं और चाहें तो छोटी सी पावर नैप भी ले सकते हैं। और भाई हमने भी वही किया। थोड़ी देर आराम किया और देखते ही देखते बोर्डिंग अनाउंसमेंट शुरू हो गई। अब समय आ चुका था दिल्ली को बाय बाय बोलने का। आज की फ़्लाइट एयर इंडिया की थी। वैसे ये वही एयरलाइन है जो पहले विस्तारा के नाम से जानी जाती थी। अब विस्तारा पूरी तरह एयर इंडिया में मर्ज हो चुकी है और सबसे ज़रूरी बात, विंडो सीट मिल चुकी थी। अब तो सफ़र ऑफिशियली सफल माना जाएगा। प्लेन धीरे धीरे टैक्सी करते हुए रनवे की तरफ बढ़ रहा था। बाहर विजिबिलिटी अब पूरी तरह क्लियर हो चुकी थी। रास्ते में कई प्राइवेट जेट्स भी खड़े दिखाई दिए। उन्हें देखकर वही क्लासिक डायलॉग याद आता है, ये अंबानी अदानी लेवल की पार्किंग है भाई। छोटे दिखते हैं लेकिन असल में करोड़ों अरबों की उड़ती हुई संपत्ति होते हैं। कुछ ही देर बाद रनवे क्लियरेंस मिला और हमारा एयरक्राफ्ट टेक ऑफ के लिए तैयार हो गया। और भाई
टेक ऑफ इतना स्मूथ था कि पता ही नहीं चला कब ज़मीन छूटी और कब हम आसमान में पहुंच गए। कुछ मिनट बाद हम बादलों के ऊपर थे। नीचे सफ़ेद बादलों की चादर और ऊपर नीला आसमान। ये वो व्यू है जो चाहे कितनी बार देखो हर बार नया लगता है। सुबह की फ्लाइट होने की वजह से ब्रेकफास्ट सर्विस भी शुरू हो गई। एयर इंडिया की एक अच्छी बात यह है कि डोमेस्टिक फ्लाइट्स में भी खाने पीने का ध्यान रखा जाता है। ब्रेकफास्ट काफ़ी अच्छा था और उसके बाद थोड़ी देर सीनरी एंजॉय की, थोड़ी देर सो गए और जब आँख खुली तो कैप्टन ने अनाउंस कर दिया कि हम अहमदाबाद पहुंचने वाले हैं। धीरे धीरे नीचे शहर दिखाई देने लगा। ऊपर से अहमदाबाद का व्यू काफ़ी व्यवस्थित दिखाई देता है। और फिर कुछ ही मिनटों बाद स्मूथ टचडाउन। कोई झटका नहीं, कोई ड्रामा नहीं, एकदम बटर लैंडिंग। और भाई फाइनली हम पहुंच चुके हैं अहमदाबाद। अब एयरक्राफ्ट एयरब्रिज से कनेक्ट हो चुका था और हम उतर रहे थे गुजरात के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट्स में से एक सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। एयरपोर्ट के अंदर का डिज़ाइन काफ़ी मॉडर्न और साफ़ सुथरा है। बैग कलेक्ट करने के बाद हम बाहर निकले तो वेलकम टू अहमदाबाद का बोर्ड दिखाई दिया। वैसे उस समय तक भी क्रिसमस की सजावट थी जो अभी जनवरी तक लगी हुई थी, इसलिए पूरा एयरपोर्ट फेस्टिव डेकोरेशन से सजा हुआ था। लाइट्स, सजावट और फेस्टिव माहौल ने पूरी जगह को और भी। अब आगे का मिशन था एयरपोर्ट से सांत पहुंचना। तो हम पहुंच गए ओला उबर पिकअप पॉइंट पर, कैब बुक की और निकल पड़े अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल की विशाल प्रतिमा दिखाई दी है। वैसे सरदार पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने आज़ादी के बाद 500 से ज़्यादा रियासतों को एकजुट करके आधुनिक भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभाई थी। आगे पूरे शहर में अहमदाबाद शॉपिंग फेस्टिवल की तैयारियां दिखाई दे रही थी। सड़कों पर डेकोरेशंस, लाइटिंग और अलग अलग इंस्टॉलेशंस लगे हुए थे जिससे पूरा शहर काफ़ी जीवंत लग रहा था। और जैसे जैसे हम शहर के अंदर बढ़ रहे थे, अहमदाबाद की साफ़ सुथरी सड़कें, हरियाली और व्यवस्थित इंफ्रास्ट्रक्चर ध्यान खींच रहे थे। कुछ देर बाद हमें दिखाई दिया अहमदाबाद का फेमस रिवर फ्रंट और साथ ही दिखाई दिया अटल ब्रिज जो साबरमती रिवर पर बना एक आधुनिक पेडेस्ट्रियन ब्रिज है। दिन अभी शुरू ही हुआ था और आगे इस यात्रा में अभी बहुत कुछ देखने और एक्सप्लोर करने को है। अब जैसे जैसे हम अहमदाबाद सिटी के अंदर आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे माहौल थोड़ा अलग दिखाई देने लगा। वैसे इसकी एक खास वजह भी थी। आज तारीख थी 13 जनवरी और अगले दिन यानी 14 जनवरी को गुजरात का सबसे बड़ा त्योहारों में से एक उत्तरायण फेस्टिवल, जिसे पूरे भारत में मकर संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपने कभी गुजरात में उत्तरायण नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखना चाहिए। खैर, फिलहाल हमारा मिशन पतंग उड़ाना नहीं बल्कि होटल पहुंचना था। तो कुछ देर की कैब जर्नी के बाद हम पहुंच गए अपने होटल। इस बार हमारा ठिकाना था झंझर होटल। वैसे बाहर से देखने पर लगा कि होटल का कुछ रेनोवेशन या पेंटिंग वर्क चल रहा है क्योंकि पूरी बिल्डिंग पर काम का दिखाई दे रहा था, लेकिन अंदर एंट्री करते ही माहौल एकदम अलग था। रिसेप्शन एरिया काफ़ी साफ़ सुथरा और वेल मेंटेन था। साथ में डाइनिंग एरिया भी यही था जहां ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर सर्व किया जाता है। ओवरऑल पहली नज़र में होटल का एम्बियंस काफ़ी अच्छा लगा। अब हमारी बुकिंग पहले से ही थी इसलिए चेक इन प्रोसेस ज़्यादा समय नहीं लगा। कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी की और फिर मिल गए अपने रूम की की। और इस बार रूम मिला था 6th फ्लोर पर। वैसे मैं इस होटल में पहले भी कई बार रुक चुका हूँ और ऑनेस्टली मुझे इनके लगभग सारे रूम्स काफ़ी सिमिलर ही लगे हैं।
हो सकता है किसी रूम का साइज थोड़ा कम ज़्यादा हो, लेकिन ओवरऑल लेआउट लगभग सेम ही रहता है। अब चलते हैं रूम टूर पर। रूम में एंट्री करते ही सबसे पहले नज़र पड़ती है क्लीन सेटअप पर। बेसिक अमेनिटीज सब मौजूद थी। कंफर्टेबल बेड, स्टडी टेबल, टेलीविजन, मिनी फ्रिज, वार्डरोब और काम करने के लिए अच्छा खासा स्पेस। जो लोग ऑफिशियल वर्क या बिजनेस ट्रिप पर आते हैं उनके लिए स्टडी टेबल काफ़ी यूजफुल रहती है। वॉशरूम भी साफ सुथरा था। टॉवल्स, शावर, टॉयलेटरीज और सबसे ज़रूरी हेयर ड्रायर भी मौजूद था। अब भाई बाल भले कम हो या ज़्यादा, होटल में हेयर ड्रायर देखकर सेटिस्फैक्शन अलग ही मिलता है। रूम में कॉफ़ी सेटअप भी दिया हुआ था। कप्स, कॉफ़ी सैशेस, मिल्क पाउडर और बाकी ज़रूरी चीज़ें पहले से रखी हुई थी। अब बाहर का व्यू भी देख लेते हैं। 6th फ्लोर से बाहर देखने पर हरियाली और खुला एरिया दिखाई दे रहा था। शहर के बीच में भी ऐसा ग्रीन व्यू मिल जाए तो सफ़र का मज़ा थोड़ा और बढ़ जाता है। लेकिन अब एक और समस्या सामने आ चुकी थी, भूख। सुबह से घर से निकले थे, एयरपोर्ट, फ्लाइट और ट्रैवल के बाद अब पेट ने साफ शब्दों में नोटिस जारी कर दिया था कि कुछ खाने का इंतज़ाम किया जाए। तो हमने तुरंत फूड ऑर्डर कर दिया। ऑर्डर आने तक थोड़ा बाहर का व्यू एंजॉय किया। इसी दौरान नीचे रेलवे ट्रैक पर एक लंबी ट्रेन दिखाई दी, लेकिन ये कोई पैसेंजर ट्रेन नहीं थी। दरअसल गुजरात ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा हब है। सानंद में कई बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज मौजूद हैं और ये जो ट्रेन दिखाई दे रही है उसमें नई नई गाड़ियाँ ट्रांसपोर्ट की जाती हैं। मतलब है कुछ लोग ट्रेन से ट्रैवल करते हैं और कुछ की नई कार ट्रेन में ट्रैवल करती है। खैर थोड़ी देर बाद हमारा खाना भी पहुंच गया। भूख इतनी ज़ोरदार लगी थी कि ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन करने की जगह सीधा सैंडविच ऑर्डर कर दिया। और यकीन मानिए उस समय वो सैंडविच किसी 5 स्टार बफे से कम नहीं लग रहा था। अब खाना भी हो गया था और मूड भी काफ़ी अच्छा था, तो सोचा एक कप कॉफ़ी भी हो जाए। रूम में जो कॉफ़ी सैशेस रखे हुए थे उनसे हमने अपने लिए एक बढ़िया ब्लैक कॉफ़ी तैयार कर ली। और यहाँ एक मज़ेदार कोइंसिडेंस भी था। कॉफ़ी थी टाटा की, होटल भी टाटा ग्रुप का जिंजर, और हम बैठे थे गुजरात में। तो सोचा टाटा वाले अपने होटल में टाटा की कॉफ़ी ही पिलाएंगे, इसमें कोई सरप्राइज़ वाली बात नहीं है। तो भाई कॉफ़ी सिप करते करते थोड़ा रिलैक्स किया, बाहर का व्यू एंजॉय किया और कल के काम की प्लानिंग भी कर ली, क्योंकि अगले दिन से शुरू होने वाला था असली काम और साथ ही गुजरात एक्सप्लोरेशन भी। तो फिलहाल डे यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये यात्रा पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बताना कि आपने कभी उत्तरायण या मकर संक्रांति गुजरात में सेलिब्रेट की है या नहीं। हम मिलेंगे अगले व्लॉग में, जहां शुरू होगा सानंद और नेसल की तरफ हमारा अगला सफ़र। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड बाय बाय।